मदर्स डे के शुभ अवसर पे सभी विद्यार्थियों का स्पेशल स्वागत है और स्पेशल उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो लोग 11th क्लास में हैं। और आज मदर्स डे के शुभ अवसर पे हम लोग 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर जो गणित का एक चैप्टर है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। और आज मदर्स डे है इसलिए ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से माताओं यानी कि मदर्स जो है माता जी है, इस माता जी लोग के भावनाओं को समझना बहुत कठिन है, उसी प्रकार से इन संख्याओं को समझना बहुत कठिन है। जिस तरह से इन संख्याओं के थोड़ा सा भी प्रयोग से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है, सेम इसी तरह से माताओं के सामने कुछ शब्द निकालने से आपका स्थिति बदल जाता है। यानी कि माँ की भावनाएं, कब माँ के हाथ में चप्पल आ जाए, कब माँ की हाथ में रोटी ज़्यादा आकर के दे दे, ये कोई नहीं जानता है। उसी प्रकार से इन संख्याओं के प्रयोग से कब सवाल का अर्थ बदल जाए मुश्किल है समझना। इसलिए इन संख्याओं का सही प्रयोग से सही आंसर आता है। उसी तरह से माँ के भावनाओं को सही से समझने वालों को माँ को बहुत प्यार मिलता है, अन्यथा नहीं समझने वाले को, बात नहीं मानने वाले को रोटी के बदला चप्पल भी मिलता है। तो यहाँ भी देखना है बहुत ही अच्छा से कि क्या है प्राकृतिक संख्या। जिस तरह से माँ के बात को आसानी से मान लेने पर कोई कष्ट नहीं होता है, उसी तरह से प्राकृतिक संख्या एकदम सिंपल होता है। सभी किसी को मालूम है कि 1 2 3 4 ये जो अनंत तक लेके जाओ, यानी कि माँ के बात को मानोगे तो माँ बहुत प्यार करेगी अनंत रूप से। तो ये भी बेचारा पर जो प्राकृतिक संख्या होता है एकदम सिंपली चले जाता है। कठिनाई बढ़ता है जब धीरे धीरे बात नहीं मानने पर और अपना कंडीशन जोड़ते जाने पर। तो यहाँ क्या है कि सिंपल जा रहा था, अब इसको 0 लगाएंगे तो इसमें एक और संख्या बढ़ाएंगे तब क्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। लेकिन फिर भी बेचारा उसका जो मेन प्रेम है वो ख़त्म नहीं होता है, भले इसमें जोड़ लो। जिस तरह से माँ के कुछ बातों को काटोगे तो थोड़ा सा बुरा मानेगी लेकिन फिर भी प्रेम बने रहता है। इसी प्रकार से क्या है कि ऋणात्मक संख्या यानी कि इसमें अगर हम निगेटिव नंबर को जोड़ लेते हैं, यहाँ अनंत तक से स्टार्ट करते हैं और ये -3 -2 -1 0, लेकिन फिर भी इसका प्रेम क्या होगा, बने रहेगा अपने संतानों के लिए। तो ये भी जो है ऋणात्मक संख्या इसी तरह से होगा। और धनात्मक संख्या क्या होता है कि यही प्राकृतिक संख्या जो है ये धनात्मक संख्या के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इतना में शायद किसी को भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सिंपल बातें हैं, सभी पीछे से पढ़े हुए हैं, सभी लोग जान रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि सुनते चलोगे आगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये लेक्चर टाइप से रहेगा और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें समझना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको देखेंगे पूर्णांक संख्या क्या होगा। तो पूर्णांक संख्या यानी कि इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या भी आ जाएगा, धनात्मक संख्या भी आ जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यानी कि किसी रूप में भी रहोगे तो माँ तुम्हें प्रेम करेगी ही पड़ेगी। तुम धनात्मक के रूप में हो या ऋणात्मक के रूप में हो, तुम गरीब बन जाओ या अमीर बन जाओ, तुम्हारे लिए माँ का प्रेम कम नहीं होगा। जिस तरह से पूर्णांक संख्याएँ हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या में क्या है, 0 भी हो, -1 -2 -3 यानी कि ऋणात्मक संख्या भी हो, और धनात्मक संख्या यानी कि प्लस माइनस भी हो, यानी क्या हो, गिनती की भी संख्या हो और धनात्मक संख्या हो, तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जिस तरह से क्या है, तुम अमीर रहो या गरीब रहो, माँ का प्रेम कम नहीं होगा। उसी तरह से इसमें प्लस हो या माइनस हो, वो पूर्णांक संख्या रहेगा तो रहेगा। इसके बाद आ जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि अब बटा लगने लगेगा। अगर तुम गलत करने लगोगे, अत्याचार करने लगोगे तो माँ के प्रेम से तुम्हारे में बट्टा लगने लगेगा, यानी कि इसको P/Q के रूप में लिखा जाने लगेगा। अगर तू बेटा 0 बन गया तो तुम्हारे लिए माँ के प्रेम समाप्त, यानी कि माँ के विश्वास जिस दिन खो दिया उस दिन से क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए प्रेम 0 हो जाएगा। यानी कि जिस भी संख्या के अगर नीचे हर के रूप में 0 आ जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं रह जाता है। यानी कि इसको हम 1/2 3/2 -5/4 कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, हमारा परिमेय संख्या।
हाँ, लेकिन ये सभी मिल करके जो है संख्या पद्धति ही कहलाता है यहाँ तक। और ये अपरिमेय संख्या यानी कि रूट में ही रहेगा और रूट से इसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो फिर परिमेय संख्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या भी बन जाएगा। और इसके बाद कि परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। और वास्तविक संख्या यानी कि इन सभी चीज़ों को मिला करके वास्तविक चीज़ें रहेंगी, वास्तविक संख्या कहलाएगा। जितना ये समूह दिखाएगा वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या कहलाएगा। इतना से हमें कुछ नहीं लेना देना है। इतनी सारी चीज़ें आप 10 क्लास तक पढ़े हैं, 11th क्लास में नहीं पढ़े, इसके बाद पढ़ना है। यानी कि छोटी छोटी बातें जो हैं, जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ये माँ आसानी से सुनाती है। माँ के छोटे छोटे प्रेम को देखे हो, इस बात तक समझने हो। लेकिन जिस तरह से जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब उसका शादी हो जाएगा, तो वास्तविकता जो है उसकी बेटा समाप्त हो जाएगा। उसकी बेटा की वास्तविकता जो प्रेम है वो असल में अब बदलने वाला है। तो यहाँ भी स्थिति बदलने वाला है इन संख्याओं से। जिस तरह के क्या है कि माँ के प्रेम से क्या हो जाता है, बेटा की शादी हो जाने के बाद प्रेम में बदलाव देखने को मिलता है, उसी तरह से यहाँ संख्याओं को भी देखने को मिलेगा। और देखेंगे कि इन संख्याओं के लिए आखिर घटना क्या घटा। तो एक गणितज्ञ है, नाम सुनोगे ध्यान से, और इसी के बाद से खोज होता है किस तरह से कि एक गणितज्ञ जिसका नाम है महावीरा। क्या, जो महावीरा हैं ये 850 ईसा पूर्व, 850 ईसा पूर्व इन्होंने एक समीकरण दिया। इन्होंने क्या समीकरण दिया? हाँ, इनके समीकरण देने से पहले जो समीकरण प्रचलित थी वास्तविक संख्याएं तक, कि अगर x² - 1 = 0 करना है तो आप जो है वास्तविक संख्या तक के संख्याओं से निकाल सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 के स्क्वायर - 1 करके हम पुट करके 0 कर सकते हैं, 1 - 1 = 0। तो ये जो है वास्तविक संख्याओं तक का प्रेम था, मतलब शादी के पहले तक का, कि अगर शादी नहीं हुआ है तब तक माँ बेटा के लिए, बेटा माँ के लिए, लगभग बहुत सुंदर रहता है रिलेशन। यहाँ देखेंगे अब कि बेचारा कमी होता है कब, जब शादी हो जाता है तब यहाँ महावीरा देखेंगे कि महावीरा ने क्या बताया। तो महावीरा ने अपने किताब में, अपने जो गणित शास्त्र रहा, तो उस गणित शास्त्र में बताया कि अगर x² + 1 = 0, तो इस तरह से x का कोई भी मान नहीं है इस गोला पे, यानी इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मान नहीं है जो इसको संतुष्ट कर सके। यानी कि उस समय तक वास्तविक संख्याओं तक का जो संख्या समूह बने रहा, उसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं था जो x के मान रखने पर, यानी कि x के जगह पे पुट करने पर इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी बैलेंस कर दे। यानी कि कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसको x की जगह पे रखने पर ये समीकरण सॉल्व हो जाए, यानी कि 0 आ जाए। तो इसके लिए कल्पना करना पड़ा कि आखिर ये कौन सी संख्याएं होंगी जिसका स्क्वायर करने पर एक ऋणात्मक संख्या में प्राप्त हो। और इसी चीज़ के जो कल्पना किया गया उसका नाम दिया गया काल्पनिक संख्या। ये बात समझ में आया होगा कि यहाँ वास्तविक संख्याओं से हल नहीं निकल सकता है, इसलिए हमें एक यहाँ अलग संख्या पद्धति से हट करके संख्या पद्धति की ज़रूरत है, संख्या की ज़रूरत है, कल्पना की ज़रूरत है। किसकी? कल्पना की ज़रूरत है। मतलब एक चीज़ काल्पनिक रूप में चाहिए जो हमें ऋणात्मक संख्या का वर्ग दे सके, ऋणात्मकता में वर्ग उसका निकल सके उस संख्या को। तो इस तरह से इस संख्या को इमेजिन किया गया और इस संख्या का नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या नाम दिया गया। इस तरह से यहाँ ज़रूरत पड़ा एक काल्पनिक संख्या की। यानी कि यहाँ देखोगे कि किस तरह से यहाँ काल्पनिक संख्याएं निकल जाएंगी। अगर यहाँ जो समीकरण लिख दिया गया महावीरा के द्वारा x² + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² = -1 जब हो जाएगा तो x जो रहा ये एक हमारा काल्पनिक संख्या के रूप में आ गया -1। किस रूप में? -1। यानी कि ये जो एक ऐसी संख्या है जो काल्पनिक रूप में है।
तो यहाँ हम काल्पनिक संख्या को इस रूप में कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होता है उसको काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। ये जो है वर्ग है तो रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या क्या है, यानी कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। और यहाँ जब हम वर्ग करेंगे तो -1 का जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल होगा, यानी कि -1। तो देखेंगे एक ऐसी संख्या प्राप्त होता है यहाँ पर जो कि रूट के अंदर -1 का स्क्वायर करने पर -1 आता है, और ये जो है काल्पनिक संख्या है। और इस चीज़ का, इस महावीरा के सॉल्यूशन निकाला यूलर नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए यूलर नामक वैज्ञानिक के सम्मान में इस काल्पनिक संख्या को आयोटा द्वारा, यानी कि आई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? आई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस बात को समझते चलेंगे। और जो मेन कंसेप्ट रहा इमेजिनरी नंबर ही रहा, यानी कि काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या और पीछे के समूह जो मिला देंगे वास्तविक संख्या, ये दोनों जो समूह हो जाएगा उसी को कहा जाएगा सम्मिश्र संख्या। तो इतनी बातें सभी किसी को समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लग रहा है बताते चलोगे और इसके बाद समझते चलेंगे। हम लोग को मिल गया काल्पनिक संख्या। अब यहाँ ध्यान दोगे कि काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन भी लिख लोगे और उसके बाद यहाँ से मान वैल्यू निकालना स्टार्ट करोगे। समझ सकते हैं कौन चीज़? कि ऋणात्मक वर्गमूल जो संख्या है उसको क्या बोला जाता है? काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। इमेजिनरी नंबर जो है काल्पनिक बता दिए ना, कि ऋणात्मक वर्गमूल संख्या जो होगा तो ऋणात्मक वर्गमूल संख्या को ही क्या बोला जाएगा? काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। यानी कि √-27 भी कर सकते हैं, √-4 भी कर सकते हैं, √-10 भी कह सकते हैं। ये सब जो है काल्पनिक संख्या कहा जा सकता है। या फिर √अपरिमेय संख्या भी हो गया। तो अपरिमेय संख्या यानी कि 4 जो है ये भी क्या है? रूट से निकलने वाला नहीं है, -4 नहीं निकल सकता है। और ये जो है काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या को आयोटा द्वारा, यानी कि यूलर के सम्मान में, कौन? यूलर नामक जो वैज्ञानिक है, तो यूलर के सम्मान में, मतलब जो गणितज्ञ हैं, तो गणितज्ञ यूलर, कौन? गणितज्ञ यूलर के सम्मान में काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, तो काल्पनिक संख्या को आई द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? आई के द्वारा हम काल्पनिक संख्या को व्यक्त करते हैं। और जो आई का मान है वो आई का मान होता है √-1। जो बताया गया कि जो इक्वेशन निकाला गया x² + 1 = 0, तो x² = -1, तो x = √-1, यही हमारा काल्पनिक संख्या है। और इसको i द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि i के मान जो है √-1, यही काल्पनिक संख्या है। और इसी के मान को आगे देखेंगे और आप सभी हमें बताते चले कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अब यहाँ आई के मान को देखते चलेंगे और सभी किसी को बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब समझोगे और देखोगे कि काल्पनिक संख्या का मान यानी आई जो है, तो उस आई का मान कैसे ज्ञात करना है इसको देखते चलोगे और बताओगे समझ में आ रहा है कि नहीं। आई का मान मालूम चल गया √-1, इतना में कोई दिक्कत नहीं, ये काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या अगर i² करना होगा तो i² यानी कि √-1 का स्क्वायर, और जब भी √-1 के स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि -1। तो आपसे वैल्यू पूछा जाए कि i² का मान कितना होता है, तो -1। इतना समझ में आ रहा होगा। तो i² का वैल्यू कैसे निकल जाएगा? iq का मान निकालना होगा, तो आप iq के मान निकालेंगे तो iq का मान लिख सकते हैं i² × i, ये चीज़ लिखा जा सकता है। यानी कि जब i² में i से गुना करेंगे तो iq हो जाएगा, और यहाँ i² के मान -1 और × i, यानी कि जब हम वैल्यू निकाले तो आ गया -i। तो हम iq के लिए मान लिखा जाएगा क्या? iq के मान हो जाएगा -i। इस चीज़ को याद करते चलेंगे। अगर i के पावर 4 निकालना हो, क्या i के पावर 4 जब करना है तो क्या हो जाएगा?
तो आई के पावर 4 निकालना होगा, यानी काल्पनिक संख्या के पावर 4 होगा जब, तो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आई स्क्वायर के -1 यानी कि -1 इंटू -1, ये जो गुना हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यानी कि आई के पावर 4 इक्वल टू 1। ये जो है मान हमें याद रखना होगा। इसी प्रकार से अगर आई के पावर 5, आई के पावर 6, आई के पावर 7, आई के पावर 8 अगर करना हो तो क्या आएगा मान, यहाँ देखेंगे। अगर आई के पावर 5 करना है तो आई के पावर 4 इंटू आई लिखा जाएगा। तो आई के पावर 4 का मान मालूम है 1, और ये इंटू आई से गुना हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा आई। क्या इतना बातें समझ में आ रहा है? जिसको छोटा छोटा दिख रहा होगा वे लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे और अच्छा से दिखाई देने लगेगा। तो इस बात को समझते चलेंगे कि आई के पावर जो 5 है वो आ जाएगा आई। इस बात को नोट करते चलेंगे और आगे देखेंगे कि किस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखेंगे अगर आई के पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, और सभी किसी को मालूम है कि आई के पावर 4 का मान 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर के मान -1, ये दोनों गुना हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। यानी कि आई के पावर जब 6 करेंगे तो इसका मान हो जाएगा -1। इस बात को नोट करते चलें। आगे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि अगर आई के पावर 7 है तो आई के पावर 4 हो जाएगा इंटू आई क्यूब हो जाएगा, और ध्यान देंगे आई के पावर 4 के मान 1 और आई क्यूब के मान -1, तो यहाँ माइनस आई तो गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -i, यानी कि आई के पावर 7 जो है इसका मान आ गया माइनस में i। अब यहाँ आई के पावर 8 देखिए तो इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 इक्वल टू 1 इंटू 1 यानी कि 1, तो आई के पावर 8 जो है इसका मान हो जाएगा 1। यहाँ एक चीज़ नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से, बहुत ही प्यार से और ध्यान से, क्या कि अगर आई के पावर जो है, क्या आई के घात को 4 से भाग देने पर, क्या अगर आई के पावर को 4 से भाग देते हैं हम, तो देखिए यहाँ शेष बचेगा कितना और उसका मान क्या हो जाएगा। अगर आई के पावर जो है आई के घात को 4 से भाग देने पर जब शेष 1 बचेगा तो उस आई के मान कितना आ जाएगा, केवल आई आ जाएगा। ध्यान दे सकते हैं। जब शेषफल 2 बचेगा तो उसका मान -1 लिख लेंगे। जब शेषफल 3 बचेगा तो उसका मान -i हो जाएगा। लेकिन जब आई शेषफल कुछ नहीं बचेगा यानी कि शेषफल 0 बचेगा तो उसका मान 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी तरह के आई जो है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं और थोड़ा सा देख भी लेंगे कि किस तरह से। तो यहाँ ध्यान देंगे कि आई के पावर और शेषफल का बात चला है, तो यहाँ आप ज्ञात कर सकते हैं और किस तरह से ज्ञात करेंगे इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ अगर आई के पावर 11 है या फिर आई के पावर 24 है, आई के पावर अगर 27 है या फिर आई के पावर यदि 32 है या फिर आई के पावर यदि 23 है, तब क्या कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे कि आई के पावर 11 है तो इस 11 जो है इसको 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 बचेगा, और शेषफल जैसे ही 3 बचा तो ये आपको याद रखना होगा। यानी कि आई के पावर 11 इसमें 4 से भाग दिए तो शेषफल 3 बच गया, तो शेषफल 3 बच गया तो उसका मान आ जाएगा आई। ज्ञात कर सकते हो। अगर इसको 2 राउंड में बांटोगे तो आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 इंटू आई क्यू, तो ध्यान देना होगा कि ये क्या हो जाएगा हमारा आई क्यू, यानी कि इसका दुगो के मान 1 इंटू 1, लेकिन इसका मान हो जाएगा केवल आई और सॉरी आई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर के मान हो जाएगा -i, सॉरी यहाँ भाग दिए हैं तो आई क्यू, तो इसका मान क्या आ गया -i। तो यहाँ रख लेंगे हम कि जो शेषफल 3 आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा -i हो जाएगा, तो -i हो जाएगा इसका मान। अगर शेषफल 0 बचेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, अगर शेषफल 3 बचा तो 4 6 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मान जो है बच जाएगा, 3 शेषफल बचेगा तो उसका मान हो जाएगा -i हो जाएगा।
और फिर ध्यान देंगे अगर शेषफल 0 बचेगा तो 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 शेषफल बचेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ 4 5 20, तो शेषफल 3 बचेगा, तो शेषफल 3 बचा यानी कि उसका मान क्या आ जाएगा, माइनस में आई। अगर शेषफल 2 बचेगा तो शेषफल 2 बचेगा यानी कि आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर के मान होता है -1 यानी कि उसका मान हो जाएगा 1। यानी कि अगर आई के पावर 22 है तो शेषफल 2 बचेगा तो उसका मान हो जाएगा -1। इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, सभी किसी को समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग सम्मिश्र संख्या के रूप में। तो थोड़ा सा इसमें और देखते हैं, इसमें कंप्लीट ही करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। वीडियो क्लोज ना करके और इस लेक्चर को कैसा लग रहा है हमें बताते चलोगे, और समझ में आ रहा है कि नहीं इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे और बताओगे। तब सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं सम्मिश्र संख्या की है क्या। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ हो जाएगा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के क्रमित युग्म को ही सम्मिश्र संख्या कहा जाएगा। तो वास्तविक संख्या यानी कि 2 और i से व्यक्त किया जाएगा, यानी कि अगर 3i कर लिए तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जो 2 होगा इसमें रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर यानी कि 2, और इमेजिनरी नंबर यानी कि 3। जो i के साथ रहेगा वो काल्पनिक संख्या, जो बिना i के रहेगा वो वास्तविक संख्या। यानी कि हम देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या को व्यक्त किया जाएगा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम व्यक्त करेंगे z के द्वारा। किसके द्वारा, z के द्वारा। और देखेंगे कि इसमें z के द्वारा, और z बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस IB के रूप में, जो कि सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप के दर्शाएगा। और इसमें अगर रियल नंबर दर्शाना है तो जो a होगा हमारा रियल नंबर, तो इसको लिखेंगे REZ यानी कि रियल नंबर ऑफ z इक्वल टू a। और अगर काल्पनिक संख्या को दर्शाना है तो IMZ इक्वल टू b, यानी कि वास्तविक संख्या जो है a है और काल्पनिक संख्या जो है वो b है। तो आप इसमें से वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या कितना कितना है। -3 + 4i 1 नंबर, 2 नंबर -4i + 3 और केवल 4i। इसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का हमें आंसर बता दोगे। और इसके साथ जो है काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या के समूह को यानी क्रमित युग्म को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। और इसके साथ ही जो है ये क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद ध्यान से देखोगे, अगला क्लास के लिए वेट करोगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।